वकार साहब अभी भाषण नहीं है ना, हम चर्चा करेंगे ना इस पर। आपने एक सवाल उठाया है, उस पर प्रियंका कक्कड़ से तो जवाब पूछना पड़ेगा ना, हमको जवाब तो पूछना पड़ेगा ना। आपने एक सवाल क्या उठाया हुआ है कि ताहिर हुसैन जो आपके पार्टी के प्रियंका कक्कड़, आपके पार्टी के काउंसिलर थे प्रियंका कक्कड़, उनको आपने अंडर द बस फेंक दिया। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हो गई दिल्ली के दंगों के मामले में, आपने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज उनके काउंसिल यहां पर सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। और अभी एआईएमआईएम वही कह रही है कि बाकी लोगों को तो आपने टिकट दे दिया, बाकी लोग भी आपके जेल में गए थे, तो इसीलिए उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट तो आपको चाहिए, लेकिन जब उनके साथ में खड़े होने की बात होती है तब आप खड़ी नहीं होती है। यह सवाल उठा रहे वकार साहब, प्रियंका कक्कड़। मैं इसका जवाब दूंगी, बट मुझे जफर इस्लाम जी से एक क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछना है। उन्होंने कहा कि असम में घुसपैठियों का जो समर्थन करते हैं, उन्होंने बयान दिया। एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुड़ा है। एक सेकंड साहिल जी, मैं इस पे आऊंगी, प्रॉमिस, बट मुझे ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पे बोलना है। तो जफर इस्लाम जी, असम में आपकी सरकार है, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों बैठे हैं? और एक पर्सन जो आपको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थक है, आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो बिरयानी क्यों खिला रहे हैं आप उनको? ये जवाब जरूर लीजिएगा आप इनसे। जहां तक वकार भाई की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट नहीं देना चाहिए था बीजेपी की बी टीम को, एआईएमआईएम को। इतना ही कहना है। और अगर आप मेरे से प्लीज थर्ड वक्तव्य लेंगे, जो एक काम की बात मैं बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ कि दिल्ली नहीं मैडम, एक मुसलमान इंसान को जो बेगुनाह है उसको आप दंगाई कह रही हैं। ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। देखिए सर, ऐसा है कि दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। सर मेरे को लगता है दिल्ली की आम आदमी सुनिए ना, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता 8 तारीख को डिसाइड करेगी और बताएगी कि किसके साथ कौन सी पार्टी पूरी तरह खड़ी है। मैं आप लोगों का ये जो विभाजनकारी राजनीति है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। मैं दिल्ली की जनता को ये बताऊंगी कि आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसको आप वोट देंगे तो आपका महीने का 25,000 रुपए बचेगा। जब आपको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलेगी, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलेगी, 2100 रुपया प्रति महीना हर महिला को मिलेगा, 18,000 रुपया प्रति महीना हर पुजारी ग्रंथी को मिलेगा, संजीवनी योजना में हर बुजुर्ग का प्राइवेट या सरकारी में इलाज होगा, तो आपकी 25,000 से ज्यादा की बचत होगी। तो आपकी चॉइस बचत वर्सेस अपन सरकार है। प्रियंका जी जरा एक बार नंबर भी देख लेते हैं ना कि क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए वो बात तो सही है, लेकिन जिन इलाकों की आप बात कर रही है वहां पर सवाल क्या उठ रहे हैं कि वहां पर सैनिटेशन की कमी है, वहां पर सवाल क्या उठ रहे हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पर सवाल क्या उठ रहे हैं कि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है। और कहीं ना कहीं यहां पर सरकार आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली दंगे हो, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो, यहां पर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हो, यहां पर आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल की तैयारी चल रही है, वहां पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी बातें मानी गई है और अपोजिशन कह रही है कि भाई हमारी बातें मानी नहीं गई है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की राय क्या रहेगी? ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे ना उस सारी चीज को लेकर, और ये भी तो चुनाव का मुद्दा बनेगा। सुरेंद्र राजपूत, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपको भी लगता है कि जो वकार साहब कह रहे थे वो सही है? और उसके बाद प्रियंका कक्कड़ आपके पास भी चलेंगे। सुरेंद्र राजपूत पहले और उसके बाद प्रियंका कक्कड़। सुरेंद्र राजपूत, देखिए दो चीजें बड़ी स्पष्ट कहते हैं साहिल भाई, कौन क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से, अब एएमआईएम वाले अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आप वाले अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आप वालों ने तो कल ऐसा कह दिया था कि जमुना मैया के पानी में हरियाणा की भाजपा ने जहर मिला दिया। अब आप बताइए इसका कोई इलाज है? अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि करोड़ों लोग जो है आस्था के कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, वहां जमुना मैया गंगा मैया से मिलती है, और हरियाणा की जो भाजपा है उसने उसमें जहर मिला दिया, यानी करोड़ों लोगों को मारने की साजिश रच दी भाजपा ने। अब इसका कोई जवाब है? आप बात बताइए, ऐसे आरोपों को कोई जवाब होता है? आप हिंदू मुसलमान की बहस कर रहे हैं यहाँ पर कि मुसलमान वोट किसको जाएगा, हिंदू वोट किसको जाएगा, जबकि यहाँ पर तो वोट हमारा गुप्त है, मुसलमान का वोट भी गुप्त है और हिंदू का वोट भी गुप्त है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं और भाजपा से को डिफेंड कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम।
आप इस चीज को देखिए, हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पर हमारी बहस क्या चल रही है कि हिंदुओं का वोट किसको, मुसलमान का वोट किसको, सिख का वोट किसको, नल का वोट किसको, नील का वोट क्यों किसको? नहीं होगा? क्यों होगा? राहुल गांधी नहीं नहीं, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, आप जो बहस चल रही है वो बहस तो चलनी है। आप संविधान नहीं की बात चलेगी। करते हैं, मैं आप जब आपसे कहते फिर हैं से कि बता भाई दूं, पिछड़े, गैर दलित, संवैधानिक मुस्लिम, इन सबके अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनका बिल्कुल वोट होनी हमको चाहिए। मिलना चाहिए, तो उस पर बातचीत भी होगी। नहीं, उनकी मैं वोट फिर किस पर से- जा रहा है मैं- उस पर भी मैं- बातचीत मैं होगी, फिर- उस पर मैं आपकी फिर से भूमिका कहता क्या है हूं, वो भी आपको मैं- पूछा जाएगा, उसमें मैं गलत फिर थोड़ी से है। मैं फिर से कहता हूं साहिल भाई, हमें कोई वोट दे या न दे, हाँ। अगर वो अल्पसंख्यक है, अगर वो गरीब है, अगर वो नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़ा है, दलित है, अगर हमें वोट नहीं दे रहा, हम भाजपा की तरीके से नहीं है कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया हम उसके एरिया में विकास नहीं करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सब हमारे हैं। ठीक है, प्रियंका कक्कड़, पहले कौन किसको वोट देता है, वोट ठीक है, प्रियंका मतदान कक्कड़, खुद पे रहता है। आप कुछ और कहना चाह रही थी, जल्दी से आपका जवाब, हिंदू की और बात उसके बाद करेंगे, सैयद जफर इस्लाम से भी सवाल पूछेंगे। सबके बोलिए भागी भी बनेंगे। जी वकार साहब, आपको भी मौका मिलेगा। यस, यस, कांग्रेस प्रियंका में, कक्कड़। सुरेंद्र भाई ने मुझे बहुत दुख है इस बात का कि सुरेंद्र भाई ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को इतना हल्का कर दिया भाजपा का साथ देने के लिए। सर, जो संगम है वो अलग है। यहाँ हरियाणा सरकार जो पानी रिलीज कर रही है दिल्ली को, आप चेक करवा लीजिए। कल डीजेबी की सीईओ ने खुद स्वीकार किया कि 6.5 ppm अमोनिया लेवल्स हैं, जो जहर है। सर, अगर ये आपकी बॉडी में घुस जाता है तो आपका इंस्टेंट किडनी फेलियर, इंस्टेंट लिवर फेलियर होगा। सर, ये लोग जानबूझ के ऐसा हाई लेवल वाला जहर वाला पानी दिल्ली को छोड़े, जो हमारी सतर्कता ने हमने दिल्ली में नहीं मिलने दिया। इनकी मंशा ये थी कि दिल्ली के लोग बीमार पड़े, मर जाएं और ब्लेम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आए, जो हमने नहीं होने दिया और नहीं होने देंगे। आज आपको सवाल पूछना चाहिए भाजपा से, उनकी नकारात्मक राजनीति से। अभी मैंने एस्टैब्लिश किया कि कैसे यही घुसपैठिए रोहिंग्या को बसा रहे हैं, यही कैसे वोट दिला रहे हैं, इन्हीं के बीजेपी माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष बांग्लादेशी घुसपैठिए निकलते हैं। उस पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इस पे जवाब लीजिएगा साहिल जी कि क्या मंशा थी कि इतना तो जवाब ले लेते हैं। पानी सैयद जफर इस्लाम भेजा। ये हाथ लोग खड़ा कर ही रहे थे। की राजनीति। प्रियंका जी, जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम जी, बोल दीजिए। आप पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई असम से अगर कोई सपोर्ट करता है कोई राजनीतिक पार्टी, तो आप सवाल उठा लेते हैं। आपकी तो सरकार है। मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। जवाब जी जी। देखिए, हमने ही वहां पर सबसे ज्यादा एक्शन लिया है, और अगर पूरे देश में अगर किसी एक पार्टी ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी किसी सरकारों ने नहीं कार्रवाई की है, बल्कि उनके हमायती बन के बैठे हैं। ये आप वाले हैं ना। अभी प्रियंका कक्कड़ जी जो इतनी लंबी फहरिस्त से जो लिस्ट सुना दिया कि ये देंगे वो देंगे, ये झूठे वायदे करना बंद कीजिए। दिल्ली जनता, एक सेकंड रुकिए भाई, मैं बीच में नहीं टूटता। दिल्ली की जनता समझ चुकी है एक सवाल, इस तरह से बेतुकी बातें से कोई फायदा नहीं दे पा रहे देश में। एक मिनट। और आपने जो भी आप बदलाव चाहिए, ये इस तरह का बहाना नहीं चाहिए, बहाना नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। दिल्ली को बदलाव चाहिए, अब बदलाव आएगा। दिल्ली को बदलाव चाहिए, बदलाव आएगा। ये बहाने आपके बहुत हो गए। केजरीवाल जी और आप सारे लोगों ने बहाना राजपूत सवाल पूछ लीजिएगा, सुन लेंगे वो। बदलाव चाहिए और बदलाव ही से मिलेगा। 24 घंटे बिजली आपने तो वादा किया था देंगे, आपने तो दिया नहीं। अब ये बदलाव के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा कि हम बदलाव के बाद 24 घंटा बिजली देंगे दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता एक मिनट उस पर खड़े हो जाएंगे। जरा सबकी आवाज कम करिए। सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से 10 सेकंड में सवाल पूछ लीजिए। सैयद जफर इस्लाम भी जवाब दे देंगे और उसके बाद वकार साहब भी बात करेंगे। सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से 10 सेकंड में सवाल पूछ लीजिए। बड़ा मासूम सा सवाल है सैयद जफर इस्लाम साहब से। पिछले 11 साल में कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्यास को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिपोर्ट किया? हमने तो 20,000 से ज्यादा किए थे, आपने 11 साल में मात्र 6 किए। ठीक है, जफर इस्लाम जी जवाब दे दीजिएगा। अगर इसका जवाब है तो नहीं। अरे भाई, एनआरसी तो हमने बनाया, उसको अपोज किसने किया? अरे एनआरसी किसने बनाया? आपकी पार्टी ने बनाया। अपोज करने वाले कौन? आप दोनों। नहीं, दोनों आप लोगों ने, आप दोनों पार्टियां रिपोर्ट करने की। आप दोनों पार्टियां जो है एनआरसी के खिलाफ खड़ी रही, इसलिए कि उसमें आपका राजनीतिक फायदा था। आप लोगों ने बसाने का काम किया था, हम निकालने का काम कर रहे हैं। एनआरसी लेकर आपके बीच में हम आए लेके
एनआरसी लाने का काम हम किया और निकालने का काम भी हम भी करेंगे, लेकिन साहिल भाई भाजपा की सच्चाई आप जैसी पार्टियां जो झूठे लोगों वादे को कर चलिए, रही हैं, वादे से नहीं। चलिए अब यार, चलिए एक बार जरा आप नंबर देख के सीधे बदलाव है। संजय कुमार जी से दिल्ली को पूछेंगे बदलाव कि चाहिए। आखिरकार अच्छा, ये सुनिए, एक और ये चलिए 12%, चलिए चलिए ये 12% जो वोटर है दिल्ली के, उनकी लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, जरा नंबर्स पे ध्यान देते हैं और उसके बाद प्रोफेसर संजय कुमार के पास चलेंगे। वकार साहब को भी इसके बारे में बात करनी है। जफर इस्लाम जी, देखिए इससे पहले की स्थिति क्या थी। अगर हमने देखा तो 2020 में आबादी के करीब 13% मुस्लिम यहां पर है दिल्ली में। 2013 में कांग्रेस की 8 में से 4 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके से आती थी। दिल्ली दंगों के बाद आपसे मोहभंग का अनुमान लगाया जा रहा है। दंगा प्रभावित इलाकों में कांग्रेस के 5 पार्षद जीते हैं जो अभी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए। ओखला और जाकिर नगर में भी कांग्रेस के सांसद जीते हुए हैं, पार्षद जीते हुए हैं। और शिफ्ट कैसे हुआ मुस्लिम वोट, जरा देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2013 में कांग्रेस को 53% वोट पड़ा था, हालांकि कांग्रेस की सत्ता नहीं आ पाई थी। आम आदमी पार्टी को 12% वोट पड़ा था। लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट नजर आया आम आदमी पार्टी के पक्ष में, 2015 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट के मुस्लिम वोटों में 20% रह गया। आम आदमी पार्टी का 77%। 2020 में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 83% हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, 6 सीटों पर 35 से 50% वोटर मुस्लिम है और 6 अन्य सीटों पर 20 से 25 यानी करीब करीब 12 सीटें ऐसी है कि जहां पर मुस्लिम वोटर्स प्रभाव डाल सकते हैं। और यहां पर एक आंकड़ा इंटरेस्टिंग यह भी है कि 2013 तक भारतीय जनता पार्टी को भी कम से कम 12% मुस्लिम वोटर वोट डाला करते थे। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है प्रोफेसर संजय कुमार कि आखिरकार जिस तरीके से 2020 के बाद देश की राजनीति बदलना शुरू हुआ है, उसके बाद सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कोई एक साथ वोट डालना है, यही सोचकर मुस्लिम वोट डालेंगे या अलग तरीके से वोट डालना भी शुरू हो चुका है। जैसे लोकसभा में एक साथ वोट डालते हैं, लेकिन जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि विधानसभा के वक्त वो उस तरीके की राजनीति या उस तरीके का वोटिंग प्रतिशत हमें नजर नहीं आया। किस तरीके से आप इसको देखते हैं प्रोफेसर संजय? देखिए साहिल, ये जरूर है कि बिल्कुल हर चुनाव में मुस्लिम मतदाता एक जैसा वोट नहीं डालते, लेकिन अगर कहूं कि क्या एक बिंदु है जिसके आधार पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं, वो ये देखते हैं कि उनके लिए कौन सी ऐसी पार्टी है तो यूं कहूं कि दुश्मन नंबर 1, बीजेपी उनके लिए दुश्मन नंबर 1 दिखाई पड़ती है। तो कई कंस्टिट्यूएंसी में, स्टेट में वो ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में है और उनका वोट काफी हद तक एक तरफ जाता है। आपने 2020 के आंकड़े भी दिखाए, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 15 में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर वो छिटफुट वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में गया। तो निश्चित रूप से पहला कारण, पहला जो मोबिलाइजिंग फैक्टर होता है मुस्लिम वोट का, ये देखते हैं कि कौन बीजेपी को हरा सकता है और इस आधार पर वोट तय होता है। और दिल्ली के जो आंकड़े आपने दिखाए बहुत साफ दिखाते हैं। अगर आप 13 के चुनाव की बात करें, उसमें मुस्लिम वोटरों ने बढ़ चढ़ कर कांग्रेस का साथ दिया था, क्योंकि उस वक्त ये क्लियर नहीं था कि क्या आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है भी या नहीं। लेकिन 15 और 20 आते आते नजरिया बदल गया। लेकिन संजय कुमार जी, लेकिन संजय कुमार जी, देखिए 2020 के बाद कई सारे मुद्दे निकले हैं। सीए एनआरसी का मुद्दा है, अब वक्फ बोर्ड का बिल अभी शायद पार्लियामेंट के सेशन शुरू होगा उसी में शायद आ सकता है, क्योंकि अभी जेपीसी की रिपोर्ट भी उस पर आ चुकी है। चुनाव के पहले ही शायद वो रिपोर्ट आ सकता है। तो ये सारे मुद्दे भी है। इस पर अलग अलग पार्टियों की राय भी क्या मुस्लिम वोटों पर प्रभाव डाल सकती है क्या नहीं, क्योंकि कई बार देखा गया कि आम आदमी पार्टी एक बीच का रास्ता ले लेती है, क्लियर रास्ता उनका होता नहीं है। तो क्या उस तरीके से मुस्लिम फैक्टर भी बात करेगा? क्योंकि एआईएमआईएम के प्रवक्ता को आपने सुना, वो भी यही बात पर इशारा कर रहे थे कि भाई ताहिर हुसैन को तो आपने अंडर द बस फेंक दिया, यही इशारा वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे थे। इसका भी कहीं असर पड़ता है? देखिए, चुनाव के 10-15 दिन पहले इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है। किसी भी समुदाय के वोटरों की बात करें या कोई भी, हम आप एक वोटर हैं और हम कई चीजों पर गंभीरता से सोचते हैं। लेकिन जब वोट डालने के दिन, जब 5 तारीख को, 5 फरवरी को वोट डालेंगे लोग, तो अल्टीमेटली एक कंसिडरेशन, प्राइम कंसिडरेशन होता है। ये सारी चीजें रहेंगी, उनके दिमाग में ये दुविधा होगी कि आम आदमी पार्टी ने सेंट्रिस्ट लाइन ले लिया, उन्होंने कभी एक स्टैंड नहीं लिया, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन फाइनली जब वो 5 फरवरी को वोट डालेंगे तो कई चीजों को, कई कंसिडरेशन को दरकिनार कर देते, किनारे कर देंगे और वो सोचेंगे भाई अल्टीमेटली ये ठीक है, इन सब चीजों से मेरी नाराजगी हो सकती है आम आदमी पार्टी से, लेकिन फाइनली अगर बीजेपी को हराना है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, हराने के लिए कौन सी पार्टी नजदीक दिखाई पड़ती है, ऐसी स्थिति में
ऐसे वोटर जो आम आदमी पार्टी से दूसरे कारण से नाराजगी होगी, उनका वोट भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा। और मुझे लगता है इन चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं का वोट एक मुश्त आम आदमी पार्टी की ओर जा सकता है। तो 3M फैक्टर इस वक्त दिल्ली में काम कर रहे हैं, महिला, मिडिल क्लास और मुस्लिम। हमारे साथ जो तमाम हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया।